सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में सोमवार को ही 2 मामलों में सुनवाई। 17 नवंबर व 7 दिसंबर को मिली अगली तारीख। मड़वाडी में सिर पर प्रहार कर महिला की हत्या, फैली सनसनी। कांग्रेस जनों ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की मनाई जयंती, आयोजित हुई विचार गोष्ठी। और पार्श्वनाथ विद्यापीठ द्वारा आयोजित 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी संपन्न, शामिल हुए राष्ट्रवादी चिंतक पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। और अब समाचार विस्तार से। ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी प्रकरण में सोमवार को 2 महत्वपूर्ण मामलों की अदालत में सुनवाई हुई। दोनों ही मामले में अगली तारीख 17 नवंबर तथा 7 दिसंबर दी गई है। ज्ञानवापी मस्जिद प्रकरण में आज 2 महत्वपूर्ण मामलों की अदालत में सुनवाई हुई। पहला मामला विश्व वैदिक सनातन संघ की ओर से आदि विश्वेश्वर महादेव के पूजन और परिसर को हिंदुओं को सौंपने पर है, तो दूसरे मामले में पुरातात्विक सर्वेक्षण के मामले में दाखिल निगरानी याचिका की सुनवाई का था। दोनों ही मामले में अदालत में पूर्व में ही सुनवाई हो चुकी है। ज्ञानवापी परिसर से संबंधित मुकदमे में फिर एक बार ऑर्डर अगली तारीख के लिए टाल दिया गया। अगली तारीख 17 नवंबर 2022 सुनिश्चित हुई है। विश्व वैदिक सनातन संघ की अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री किरण सिंह की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर सोमवार को दोपहर बाद करीब 2 बजे अदालत में सुनवाई हुई। इस बाबत सिविल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में दाखिल प्रार्थना पत्र में ज्ञानवापी परिसर को मंदिर बताते हुए हिंदुओं को सौंपने और वहां मिले शिवलिंग के दर्शन पूजन की मांग की गई थी। इस पर पूर्व में मुस्लिम पक्ष की ओर से आपत्ति जताते हुए इसे खारिज करने की मांग भी की गई थी। हालांकि पूर्व में इस मामले की सुनवाई के दौरान दोनों ही पक्षों की ओर से अदालत में पर्याप्त दलीलें दी जा चुकी हैं। ऐसे में अदालत इस केस की पोषणीयता अर्थात मुकदमा सुनने योग्य है या नहीं को लेकर कोर्ट से इस पर अब आदेश की उम्मीद है। वहीं दूसरी ओर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पुरातात्विक सर्वेक्षण के मामले में दाखिल की गई निगरानी याचिका पर भी सोमवार की दोपहर बाद सुनवाई हुई। इस बाबत जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में वाद मित्र विजय शंकर रस्तोगी की ओर से कोर्ट में पिछले दिनों श्रृंगार गौरी प्रकरण में पोषणीयता पर दिए गए आदेश की प्रमाणिक प्रति कोर्ट में दाखिल की गई है। इस मामले में भी अदालत की ओर से आदेश को देखते हुए अदालत में सुबह से दोनों पक्ष की ओर से तैयारियों सहित परिसर में गहमा गहमी का माहौल बना हुआ था। वहीं पुरातात्विक सर्वेक्षण के आदेश के खिलाफ लंबित पुनरीक्षण याचिका जिला जज की अदालत में सुनवाई चल रही थी। प्रकरण में शैलेंद्र कुमार पाठक व जैनेन्द्र कुमार पाठक ने पक्षकार बनाए जाने के लिए अधिवक्ता देशरत्न श्रीवास्तव के मार्फत प्रार्थना पत्र दिया। इस प्रार्थना पत्र पर पक्षकारों की बहस सुनने के बाद जिला जज ने अग्रिम सुनवाई व निर्णय के लिए 7 दिसंबर की तिथि मुकर्रर कर दी। आज फर्स्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन सुनवाई में जज साहब ने कहा कि अभी हमको फाइल को पढ़ने का पूरा समय नहीं मिल पाया है, फाइल को पूरी तरह हम नहीं पढ़ पाए हैं, लिहाजा हमको 2 दिन का और समय दिया जाए। आप 17/11 को आइए, हम आपको डिसीजन दे देंगे। अगर तारीख पे तारीख पड़ रही है इस तरह से, क्या लगता है आपको कि फैसला आ जाएगा? देखिए, तारीख पे तारीख पढ़ने की वजह अदालत ही आपको बता सकता है, क्योंकि माननीय अदालत का यह विशेषाधिकार है। इस पर किसी भी प्रकार की टीका टिप्पणी करना उचित नहीं होता है। इसलिए 17/11 का जो उन्होंने डेट दिया है, हम उम्मीद करते हैं कि 17/11 में ये डिसीजन आ जाए। काफ़ी फाइलें हैं, बहुत बर्डन है, तो इस वजह से जो है 2 दिन का समय हमको दे दिया जाए। बाकी न्यायालय का विषय है, उसमें टीका टिप्पणी करने का हमारा कोई अधिकार नहीं। हाईकोर्ट की वजह से ये मामला आपको लगता है टाला जा रहा है? हाईकोर्ट में देखिए, ऐसा तो हम नहीं मानते, क्योंकि हाईकोर्ट में जो मामला चल रहा है माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष, वो मामला राखी सिंह के मुकदमे से संबंधित है। इस मुकदमे से उसका लेना वास्ता सरोकार कोई नहीं है। तो ऐसी स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का, उस आदेश का प्रभाव इस मुकदमे पर नहीं। अनुपम जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि अभी तो शिवलिंग का ही निर्धारण नहीं हो पाया है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि अदालत इसको लिंगरऑन कर रही है या नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं है। देखिए, जो एप्लीकेशन डिसाइड होना था वो ऑर्डर 7 रूल 11 पर है। ऑर्डर 7 रूल 11 जो है, इसका संबंध जो है शिवलिंग डिसाइड हुआ या नहीं हुआ, इससे कोई मतलब नहीं। वाराणसी के पहले स्मार्ट बस स्टेशन का नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने शुभारंभ करते हुए जनता को समर्पित किया। नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा द्वारा वाराणसी के पहले स्मार्ट बस स्टेशन का शुभारंभ करते हुए जनता को समर्पित किया गया। स्मार्ट बस स्टेशन का निर्माण पीएम मोदी की दूरदर्शिता एवं सतत दिशा निर्देश में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड द्वारा CSR पहल के तहत हुआ है।
इस प्रयास से न सिर्फ वाराणसी में परिवहन का बुनियादी ढांचा सुदृढ़ होगा, बल्कि स्मार्ट मोबिलिटी को भी बढ़ावा मिलेगा, जो कि प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता और मुख्यमंत्री जी की आधुनिक स्मार्ट सिटी बनाने के प्रयासों को और अधिक सुदृढ़ करेगा। इस दौरान ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने बताया कि स्मार्ट बस स्टेशन का सुझाव प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं दिया गया था। सुझाव के क्रम में पूरी टीम एवं नगर विकास विभाग द्वारा विगत 4 महीने में लगन के साथ लगकर कार्य पूर्ण किया गया, जिसके लिए मंत्री जी द्वारा सभी को बधाई दिया गया। उनके द्वारा आगे बताया गया कि इस स्मार्ट बस स्टेशन का निर्माण CSR के तहत हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड द्वारा वाराणसी स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हुआ है और इस नगर निगम वाराणसी द्वारा संचालित किया जाएगा। यह स्मार्ट स्टेशन सौर ऊर्जा से संचालित होगा। निर्माण में प्रयुक्त समस्त सामग्री रिसाइकिल कर उपयोग में लाई गई है। प्रयुक्त टाइल्स भी रिसाइकिल सामग्री से निर्मित है। इस स्मार्ट बस शेल्टर में चार्जिंग की सुविधा भी होगी। सुरक्षा के दृष्टिगत CCTV कैमरे, LED लाइट भी लगाई गई है। जन जागरूकता हेतु डिस्प्ले बोर्ड पर समय समय पर साफ सफाई इत्यादि से संबंधित सूचनाएं भी प्रदर्शित की जाएंगी। अंत में मंत्री जी द्वारा HUL, नगर निगम, जिला प्रशासन को उनके प्रयास के लिए धन्यवाद दिया गया और कहा गया कि वाराणसी नगर निगम द्वारा भविष्य में भी ऐसे प्रोजेक्ट किए जाएंगे। मंत्री जी की प्रेरणा, उनकी मंशा और उनके निरंतर मार्गदर्शन में, निरंतर निगरानी में ये कार्य हुआ है, जो आप सभी काशीवासियों को माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से, उनकी ओर से मैं लोकार्पण करने आया हूँ। बाबा विश्वनाथ के चरणों में धरने आया हूँ। इसमें आप और विशेष बात ये, मेरे लिए आनंद की बात ये है कि मैं नगर विकास का मंत्री हूँ और ऊर्जा मंत्री हूँ। उसमें दोनों ही दृष्टि से इसका महत्व है। नगर विकास की दृष्टि से ये महत्व है कि हमारे नागरिकों को बस सुविधा के साथ साथ एक अच्छे बस स्टेशन की सुविधा हम दे रहे हैं। दूसरा कि इसकी खासियत है कि ये पूरी जो लाइट और ये जो आप देख रहे हैं वो सौर ऊर्जा से संचालित है। इसके ऊपर सौर ऊर्जा की प्लेटें लगी हुई हैं, पैनल लगे हुए हैं और वहाँ से इसकी बिजली आती है। कहीं से इसमें बिजली कहीं से लेने की आवश्यकता नहीं है। मोबाइल की चार्जिंग की व्यवस्था है, LED डिस्प्ले की व्यवस्था है। आने वाले दिनों में शायद वाईफाई की भी व्यवस्था इसमें हम कर पाएंगे। इस तरह से ये एक पूरी तरह से सस्टेनेबल बस शेल्टर है, जो कहीं से भी कहीं पर्याप्त। अच्छा, दूसरी बात कि इसमें जो हार्डवेयर भी जो है वो भी रिसाइकल मटेरियल से बना हुआ है और बड़ी ही कम लागत में, चूँकि ये रिसाइकल मटेरियल से बना हुआ है इसलिए इसकी लागत भी ठीक ठाक कम आती है। तो ऐसा, और अंतिम बात कि इसमें प्रदेश सरकार ने या केंद्र सरकार ने एक भी पैसा इसका सरकार का नहीं गया है। पूरा खर्चा हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की कंपनी नाम की कंपनी, जो HUL नाम की कंपनी जो है। मड़वाडी के आनंद नगर कॉलोनी में सिर पर प्रहार कर महिला की हत्या कर दी गई। मड़वाडी के आनंद नगर कॉलोनी में सोमवार की शाम एक विवाहिता की हत्या से सनसनी फैल गई। महिला का नाम अनिता पांडे बताया जाता है और उसकी उम्र लगभग 46 साल थी। अभी तक की जानकारी से पता चला है कि किसी बैंक में काम करने वाले देवचंद पांडे ने 2 बहनों अनिता पांडे और वंदना पांडे से विवाह किया था। दोनों बहनें पति के साथ एक ही मकान में रहती थीं। शाम को छोटी बहन वंदना का पुत्र जब स्कूल से लौटा तो अनिता पांडे को लहूलुहान हालत में गिरा देखा। अनिता के सिर से खून बह रहा था और पास में ही एक डंडा पड़ा था। शोरगुल सुनकर पड़ोसी पहुंचे। घटना की सूचना पाकर पुलिस भी पहुंच गई। पुलिस ने देखा तो अनिता की सांसें थम चुकी थीं। अनिता का पुत्र मेडिकल स्टोर चलाता है, वहीं छोटी बहन वंदना का पुत्र 10वीं का छात्र है। पुलिस ने घटना के पीछे रिश्तेदारों पर शक जाहिर किया है। DCP आरती सिंह ने बताया कि हत्या का मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। ये थाना क्षेत्र मड़वाडी के ये कॉलोनी है, आनंद नगर कॉलोनी है। इसमें एक महिला है अनीता पांडे, उम्र है इनकी 46 वर्ष। उनकी हत्या हुई है। जो हत्या का शक है वो घर वालों का, उनके नज़दीकी रिश्तेदार हैं उन पे है। बॉडी जो है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और 302 का मुकदमा पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस उत्तर प्रदेश द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस उत्तर प्रदेश के तत्वावधान में पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती एवं कवि सम्मेलन का आयोजन मजदूर भवन रेलवे कैंट वाराणसी के सभागार में किया गया। इस अवसर पर कवियों ने अपनी रचनाओं का पाठ और वक्ताओं ने उनके जीवन पर प्रकाश डाला। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस के प्रदेश महासचिव SV श्रीवास्तव ने इसकी अध्यक्षता की। सिद्धनाथ शर्मा ने संचालन व जिला अध्यक्ष सतीश दीक्षित ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गंगा साहेब पांडे थे, जिन्होंने पंडित नेहरू के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा
कि पंडित नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता तथा देश को आज़ादी दिलाने में उनका बहुमूल्य योगदान था, जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। प्रथम प्रधानमंत्री थे, देश के गौरव। उनका जन्मोत्सव जो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है पूरे देश में, आज उसी जन्मोत्सव के अवसर पर, उनके बाल दिवस के अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें आज एक कवि गोष्ठी का आयोजन है तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो देश के लिए त्याग और बलिदान दिया है, जो देश के विकास में जो उनका योगदान था, उस पर परिचर्चा भी होगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती का आयोजन मजदूर भवन कैंट रेलवे स्टेशन के सामने किया गया है। पंडित नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता थे। देश को आज़ादी दिलाने में उनका बहुमूल्य योगदान रहा है, जिसको हम सभी लोग भुला नहीं सकते हैं। रविवार को उपभोक्ता मंच व्यापार मंडल द्वारा पुलिस व्यापारिक संगोष्ठी एवं पुलिस सम्मान समारोह का पराड़कर भवन में आयोजन किया गया। वाराणसी व्यापार मंडल के तत्वावधान में रविवार को उपभोक्ता मंच व्यापार मंडल द्वारा पुलिस व्यापारिक संगोष्ठी एवं पुलिस सम्मान समारोह का आयोजन मैदागिरी स्थित पराड़कर स्मृति भवन में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राम सिंह गौतम, डीसीपी काशी जोन, विशेष अतिथि सीमा सिंह, क्षेत्राधिकारी चेतगंज शामिल हुए। वाराणसी व्यापार मंडल तथा उपभोक्ता मंच के पदाधिकारियों द्वारा स्मृति चिन्ह और अंगवस्त्रम देकर उन्हें सम्मानित किया गया। वाराणसी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत सिंह बग्गा की अध्यक्षता में हुए इस सम्मान समारोह में अधिकारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कोतवाली प्रभारी भरत उपाध्याय, बेलाल नोमानी, राष्ट्रीय प्रशिक्षक यूपी पुलिस, अविनाश अग्रवाल, चीफ डिप्टी वार्डन सिविल सर्विसेज की सेवाओं तथा समाज में योगदान को देखते हुए काशी प्रहरी के अलंकरण से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए राम सेवक गौतम ने व्यापारियों को भरोसा दिलाया कि पुलिस प्रशासन व्यापारियों के हित में सर्वदा उनके हर समस्याओं के समाधान के लिए तत्पर रहेगा, क्योंकि व्यापारी समाज के ऋण की हड्डी है तथा अर्थव्यवस्था में उसका योगदान बहुत होता है। हम कभी नहीं चाहेंगे कि व्यापारियों को किसी प्रकार की समस्या हो। हम सुनिश्चित करेंगे कि हमारे तक पहुंचे हर एक शिकायत का तत्परता और समय से निदान हो। कार्यक्रम का संचालन मनीष गुप्ता द्वारा किया गया तथा समापन भाषण राजीव वर्मा, अध्यक्ष उपभोक्ता मंच द्वारा किया गया। इस अवसर पर रमेश निरंकारी, कविंद्र जायसवाल, शिव प्रकाश जायसवाल, IT सेल अध्यक्ष संतोष सिंह, दीप्तिमान देव गुप्ता, धर्मेंद्र सिंह, विकास गुप्ता, प्रिंस चंचल सिंह, मंडल महिला अध्यक्ष सुनीता सोनी, डॉली चक्रवर्ती, पूर्वांचल महिला अध्यक्ष चांदनी श्रीवास्तव, संतोष गुप्ता, नीरज श्रीवास्तव, पंकज अग्रवाल, संतोष प्रजापति, गुंजन बग्गा, दिनेश गुप्ता, सुजीत वर्मा, प्रमोद जायसवाल, विनोद कुमार उपस्थित थे। अखिल भारतीय संयुक्त ब्राह्मण संघर्ष समिति अयोध्या द्वारा श्रीनाथ सत्संग भवनम में सोमवार को महत्वपूर्ण बैठक की गई। अखिल भारतीय संयुक्त ब्राह्मण संघर्ष समिति अयोध्या के तत्वावधान में पंडित कृपा निधान तिवारी, संरक्षक अखिल भारतीय चाणक्य परिषद एवं अध्यक्ष श्री परशुराम सेवा ट्रस्ट अयोध्या के मुख्य आतिथ्य में श्रीनाथ सत्संग भवनम रविंद्रपुरी विस्तार वाराणसी में सोमवार को महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। अध्यक्षता पंडित कमलाकांत उपाध्याय, राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय ब्राह्मण महासभा वाराणसी ने किया। मंगलाचरण पंडित ब्रिजेश कुमार पांडे, बिहार एवं बटकों द्वारा स्वास्थ्य वाचन कर बैठक का शुभारंभ किया गया। सभी अतिथियों द्वारा भगवान परशुराम को पुष्पांजलि अर्पित की गई। बैठक में भारतवर्ष के कोने कोने से ब्राह्मण संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों एवं सदस्यों ने प्रतिनिधित्व किया। बैठक में आरक्षण जातीय आधार पर न होकर आर्थिक आधार पर किया जाए, सवर्ण आयोग का गठन किया जाए तथा समान नागरिक संहिता लागू की जाए, इस विषय पर चर्चा हुई। सभा का संचालन डॉक्टर दिनेश कुमार तिवारी और डॉक्टर उपेंद्र नाथ त्रिपाठी ने संयुक्त रूप से किया। धन्यवाद ज्ञापन पंडित ओमकार नाथ उपाध्याय ने किया। संपूर्ण कार्यक्रम संयोजन डॉक्टर राजेश कुमार पाठक ने किया। अयोध्या धाम में एक भव्य भगवान श्री परशुराम जी का मंदिर बनाया जाए, ये हमारी मांग है। सरकार से, भारत सरकार से मेरी मांग है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री, भारत सरकार की हम लोग मांग करते हैं। इसका उद्देश्य नहीं बोलना चाहिए। उद्देश्य है कि हमारे समाज को बल मिले, हमारे समाज को आर्थिक सुविधाएं मिले, हमारे समाज को हर तरफ से लोग, चाहे तकनीकी शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य की शिक्षा हो, चाहे कुछ भी शिक्षा हो, हर शिक्षा के लिए सुविधाएं मिले, आर्थिक सहयोग मिले। रविवार को अखिल भारतीय विद्वत परिषद द्वारा आयोजित चर्चा में एक पीठ पर एक ही शंकराचार्य हो, इस विषय पर विस्तार से चर्चा की गई। काशी विद्यापीठ के मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान में रविवार को अखिल भारतीय विद्वत परिषद की ओर से मठामनाय महानुशासनम ग्रंथ पर धर्माचार्यों व विद्वानों ने विस्तार से चर्चा किया।
वक्ताओं ने कहा कि वर्तमान में जिन पीठों पर एक से अधिक शंकराचार्य हैं, वहां एक को व्यवस्थित करना चाहिए। जिन 2 पीठों पर एक ही आचार्य हों, उन्हें शासित कर हटाना चाहिए। वक्ताओं ने ग्रंथ के 75 श्लोकों में अंतर्निहित अर्थ व्यंजना, अर्थ के वैविध्य और व्याप्ति पर विचार रखे। उन्होंने वेदांत दर्शन के सिद्धांत को आचरण में शामिल करने की जरूरत बताई। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा का उदाहरण देते हुए कहा कि आचार्य को वर्ण आश्रम के आचार धर्म का पालन करते हुए लोकेशणा से ऊपर पवित्र और जितेंद्रिय होना चाहिए। परिचर्चा में बीएचयू संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के आचार्य शामिल हुए। कार्यक्रम में अखिल भारतीय शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष स्वामी आनंद स्वरूप, प्रोफेसर जयशंकर लाल त्रिपाठी, प्रोफेसर राम पूजन पांडे, डॉक्टर कामेश्वर उपाध्याय, प्रोफेसर एस.के. ओझा, प्रोफेसर परमेश्वर दत्त, प्रोफेसर हरप्रसाद दीक्षित, प्रोफेसर श्याम बापट, प्रोफेसर धर्मदत्त चतुर्वेदी, प्रोफेसर कमलाकांत त्रिपाठी, प्रोफेसर शीतला पांडे व दंडी स्वामी गोविंदा आचार्य आदि मौजूद थे। पार्श्वनाथ विद्यापीठ द्वारा भारतीय परंपरा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा विषयक 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का रविवार को समापन हुआ। पार्श्वनाथ विद्यापीठ द्वारा आयोजित 3 दिवसीय भारतीय परंपरा में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की अवधारणा विषयक राष्ट्रीय संगोष्ठी रविवार को संपन्न हुई। समापन समारोह में राष्ट्रवादी चिंतक, सामाजिक कार्यकर्ता पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ ने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने राष्ट्र के विभिन्न पहलुओं पर अपनी विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की और समाज को यह बताने का प्रयास किया कि राष्ट्र तब सुरक्षित होगा जब भारत सुरक्षित होगा, भारत माता सुरक्षित होंगी। इसलिए हम सबको इस भूमि के लिए, इस भारत माता के लिए त्याग और समर्पण की आवश्यकता है और जब भारत माता यह भारत भूमि सुरक्षित होगी तो हमारा राष्ट्र सुरक्षित होगा और वही वास्तविक राष्ट्रवाद और राष्ट्रभाव होगा। इस सत्र में धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने किया और संचालन डॉक्टर राहुल जी ने किया। इस अवसर पर देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों, विभागों से पधारे विद्वान आचार्य, सहायक आचार्य तथा सैकड़ों की संख्या में उपस्थित शोध छात्र छात्राएं एवं अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। कि देश से बड़ा राष्ट्र होता है, देश सीमाओं के अंदर होता है और राष्ट्र की कोई सीमा नहीं होती। जो राष्ट्र देश पे, सत्ता पे, व्यवस्था पे निर्भर हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। राष्ट्र की शक्ति इतनी ताकतवर होती है, सत्ताएं उसके सामने बहुत बौनी होती हैं। जब राष्ट्र सत्ताओं के पीछे, पार्टियों के पीछे, नेताओं के पीछे भागता है तो फिर समझ लीजिए कि उसका अंत होना निश्चित है। मेरा आज भी मानना है, सनातन समाज अपनी सामूहिक शक्ति का जिस दिन भी प्रदर्शन करेगा, दुनिया की हर शक्ति आपके सामने झुकेगी। बाल दिवस पर स्वामी हर्षमानंद पब्लिक स्कूल की सभी शाखाओं में शारीरिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। स्वामी हर्षमानंद पब्लिक स्कूल की सभी शाखाओं में बाल दिवस मनाया गया, जिसमें बच्चों के बीच शारीरिक, सांस्कृतिक, नैतिक एवं मनोरंजक क्रियाकलाप विभिन्न समूहों में बांटकर आयोजित किए गए। प्रार्थना सभा में देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के तैलचित्र पर माल्यार्पण किया गया। तत्पश्चात बच्चों की आयोजित गोष्ठी में कविता पाठ, भाषण एवं नुक्कड़ नाटक आयोजित किया गया, जिसमें प्रथम आने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत भी किया गया। उनके कक्षाध्यापक सभी छात्र छात्राओं को मिष्ठान वितरित किए तथा अंत में विद्यालय की तरफ से चॉकलेट वितरित कर उन्हें प्रोत्साहित किया गया। कार्यक्रम के संदर्भ में प्रबंधक बाबा प्रकाश धनन ने कहा कि बच्चों का शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास हमारी संकल्पना का प्रमुख भाग है। आज बाल दिवस के उपलक्ष्य में भी हमारा समस्त कार्यक्रम उन्हीं बिंदुओं पर आधारित है। कार्यक्रम में प्रधानाचार्यगण चंद्रशेखर सिंह, डॉक्टर ए.के. चौबे, रचना अग्रवाल सहित सभी शिक्षक शिक्षिकाएं मौजूद थीं। स्वामी हर्षमानंद पब्लिक स्कूल की सभी शाखाओं में बाल दिवस बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी, छोटे छोटे समूहों में बौद्धिक एवं शारीरिक अभ्यास के माध्यम से हम बच्चों में स्वास्थ्य, नैतिकता एवं ज्ञान वृद्धि इस बाल दिवस की थीम रखे हैं। मैं सभी बच्चों को बाल दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसुवाही में बाल दिवस पर 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल सुसुवाही बाल दिवस पर 2 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का रंगारंग शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद, पूर्व मुख्य चिकित्सा अधिकारी बीएचयू एवं विशिष्ट अतिथि दीनानाथ मिश्र, विद्यालय प्रबंधक राजेश कुमार राय, उपाध्यक्ष प्रवीण कुमार राय, प्रधानाचार्य डॉक्टर दिवाकर राय, समन्वयक अजीत कुमार वर्मा की गरिमा में उपस्थिति में दीप प्रज्वलन एवं पुष्प अर्पण के साथ हुआ। इस 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता में प्रतियोगी छात्र छात्राओं को विद्यालय के प्रधानाचार्य ने सर्वप्रथम बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए जीवन में खेल कूद का महत्व समझाया।
मुख्य अतिथि के कर कमलों द्वारा वॉलीबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि ने अपने भाषण में बच्चों को उज्जवल भविष्य की एवं बाल दिवस की शुभकामनाएं दी और उन्हें खेल कूद के लिए प्रोत्साहित किया। प्रतियोगिता में कक्षा नर्सरी से कक्षा 10 तक के बच्चों ने कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, लॉन्ग जंप, शॉट पुट खेल प्रतियोगिता में भाग लिया और इसमें प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय पुरस्कार पाने वाले बच्चों को विद्यालय प्रबंधन मुख्य अतिथि द्वारा पुरस्कृत किया गया, जिसमें कबड्डी में कक्षा 8 से प्रथम तथा सीनियर वर्ग से कक्षा 9 ने बाजी मारी। खो खो में सीनियर वर्ग से छात्राओं ने बाजी मारी। बनाना रेस में क्लास नर्सरी से शिवेश सिंह, बॉल थ्रो इन बैक्ड मैथ्स पांडे पार्टनर रेस सानवी सूर्य कुमारी, एलकेजी से डक रेस में शानवी कुमारी ने बाजी मारी। अन्य प्रतियोगिता पुरस्कार बच्चों ने जीते। विद्यालय प्रबंधन द्वारा मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि को स्मृति चिन्ह देते हुए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का सफल संचालन विद्यालय खेलकूद विभाग के अध्यक्ष काशीनाथ जायसवाल एवं अर्चना कुमारी के द्वारा किया गया। कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। 2 वर्षीय खेलकूद का आयोजन किया गया। आज समापन में डॉक्टर नागेंद्र प्रसाद जी और इंस्पेक्टर सुपरिटेंडेंट हमारे दीनानाथ मिश्र जी और दोनों लोग उपस्थित रहे, बच्चों का उत्साहवर्धन किए और कुछ इन लोगों का जो अपने खेलकूद में पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम रहा उसमें आप लोग भागीदारी रही। आप लोगों के वितरण से बच्चों के अंदर काफ़ी उल्लास रहा है, उत्साह रहा है। वो भी चाहते हैं कि एक अच्छे लोगों के बीच में हमको जो है पुरस्कार मिले। साथ में आज चिल्ड्रंस डे भी था, एक अच्छा अवसर रहा इस पर। बच्चे खेल कूद में लिप्त रहे, इससे कम से कम इनके शरीर स्वस्थ रहेगा तो विचार भी इनके स्वस्थ होंगे, अच्छे विचार होंगे, अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य के लिए ये खेल कूद व्यायाम अति आवश्यक है। के लिए मेरा ये संदेश है कि ये खेल कूद से, व्यायाम से बुद्धि और मन दोनों स्वस्थ होता है। जितना खेल कूद और व्यायाम में मन लगाएंगे उतना ही उनका मन पढ़ने में भी लगेगा। विवेकानंद जी कहते थे कि खेल कूद से जब अच्छा स्वस्थ शरीर रहेगा तो उससे स्वस्थ मस्तिष्क भी बनेगा, तो उससे बच्चे जो है समाज में आगे बढ़ेंगे और अच्छे से अच्छे स्थान को प्राप्त करेंगे। बच्चों के लिए खेल कूद बहुत ही आवश्यक है। केंद्रीय ग्रंथालय बीएचयू व गुजरात के गांधीनगर स्थित यूजीसी के सूचना एवं लाइब्रेरी नेटवर्क केंद्र द्वारा 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कैलिबर सम्मेलन 17 से 19 नवंबर तक आयोजित होगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के केंद्रीय ग्रंथालय व गुजरात के गांधीनगर स्थित यूजीसी के सूचना एवं लाइब्रेरी नेटवर्क केंद्र द्वारा संयुक्त रूप से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कैलिबर सम्मेलन आगामी 17 से 19 नवंबर तक आयोजित होने जा रहा है। इस संदर्भ में सोमवार को आयोजित प्रेस वार्ता में आयोजन समिति के लोगों ने बताया कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के स्वतंत्रता भवन में आयोजित इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में देश विदेश से 500 से अधिक प्रतिभागी तथा विषय विशेषज्ञों के आने की संभावना है। सम्मेलन का मुख्य विषय भावी पीढ़ी के शैक्षणिक परिदृश्य हेतु पुस्तकालयों में डिजिटल परिवर्तन की परिकल्पना रखा गया है। ऑस्ट्रेलिया के फ्लिंडर्स यूनिवर्सिटी के ग्रंथालय सेवा निदेशक प्रशांत पांडे सम्मेलन के आरंभ में मुख्य व्याख्यान देंगे। इस सम्मेलन में जहां कुल 16 अतिथि विद्वानों द्वारा विशिष्ट व्याख्यान दिए जाएंगे, वहीं साथ में 51 शोध पत्र व 48 पोस्टर प्रस्तुतियां होंगी। दिनांक 19 नवंबर को समापन के पूर्व विशिष्ट विद्वानों के मध्य चर्चा भी आयोजित होगी। इस सम्मेलन का शुभारंभ 17 नवंबर 2022 को प्रातःकाल 10 बजे काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बीएचयू के निदेशक व प्रोफेसर प्रमोद कुमार जैन द्वारा किया जाएगा। इंफीनेट सेंटर ये गांधीनगर में स्थित है और हर एक 2 साल पे देश के विभिन्न क्षेत्रों में ये अपनी कैलिबर कॉन्फ्रेंस कराता है। कैलिबर इसका फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन ऑटोमेशन ऑफ लाइब्रेरीज इन एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस। इस बार क्योंकि हर एक 2 साल में होता है, पिछली बार 2019 में हुआ था, अब ये कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया और 2022 में अपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इस बार आयोजित हो रहा है स्वतंत्रता भवन में। 3 दिनी ये कॉन्फ्रेंस है। नवंबर 17 से नवंबर 19 तक ये आयोजित होगी। इसमें देश के तो लगभग हर एक यूनिवर्सिटी के जो भी लाइब्रेरी के क्षेत्र के विद्वान हैं वो आएंगे और विदेशों से भी भारी संख्या में यहाँ पे विद्वान आ रहे हैं। संगीत सभा काशी की 95वीं संगीत गोष्ठी में गायन और वादन की स्वर लहरियां बहीं।
संगीत सभा काशी की 95वीं संगीत गोष्ठी पद्म विभूषण स्वर्गीय पंडित किशन महाराज जन्म शताब्दी समारोह के अंतर्गत गायनाचार्य स्वर्गीय पंडित जालपा प्रसाद मिश्र जी को समर्पित रही। रविवार को गणेश कक्ष में आयोजित संगीत सभा में प्रथम कार्यक्रम के रूप में पद्मश्री पंडित शिवनाथ मिश्रा के प्रपौत्र कृष्णा मिश्रा ने सितार के रूप में अपनी प्रस्तुति दी। राग चारुकेसी में आलाप जोड़ झाला से प्रारंभ करके कृष्णा ने मध्य लय 3 ताल में तथा धमार ताल में गद की बेहतरीन प्रस्तुति करके झाला से अपने कार्यक्रम का समापन किया। इनके साथ तबले पर बनारस के कुशल युवा तबला वादक प्रशांत मिश्रा ने बेहतरीन संगत किया। दूसरे कार्यक्रम के रूप में पंडित पूरन महाराज के सुयोग्य शिष्य भावेश मालवी ने अपना स्वतंत्र तबला वादन प्रस्तुत किया। 3 ताल में पारंपरिक उठान और पराल के बाद कायदा बांट रेला सहित कुछ प्राचीन बंदिशों सहित अपने गुरु के कुछ टुकड़ों को सदे अंदाज में प्रस्तुत किया। इनके साथ सारंगी पर धू सहाय ने बढ़िया संगत किया। तीसरे और अंतिम कार्यक्रम के रूप में पूजा बसाक और वर्षा बसाक का युगल गायन हुआ। इनके साथ तबले पर करण मिश्रा और हारमोनियम पर प्रियम में सौहार्द ने लाजवाब संगत किया। कार्यक्रम के दौरान सभागार में संयोजक पूरन महाराज, अंजलि मिश्रा, देवनारायण, सह-आयोजक मनोज मिश्रा, पंकज मिश्रा, आर्यन मिश्रा, कामेश्वरनाथ मिश्रा सहित तमाम संगीत प्रेमी उपस्थित थे। रविवार को पंडित नागेश्वर प्रसाद मिश्र संगीत रिसर्च अकादमी द्वारा उत्सव नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पंडित नागेश्वर प्रसाद मिश्र संगीत रिसर्च अकादमी द्वारा रविवार को सारंगी गुरुकुल के प्रांगण में उत्सव नामक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस आयोजन में प्रथम कार्यक्रम के रूप में अकादमी के शिष्याओं जयंतिका मिश्रा, प्रज्ञा सहाय, अनन्या मिश्रा, सृष्टि शेठ, अंकिता रस्तोगी और हर्षणी अग्रवाल ने कथक तरंग की प्रस्तुति दी। इसके पश्चात कुमारी ऐश्वर्या राय का कथक सोलो कार्यक्रम हुआ। श्रेयांशी मिश्रा के कथक नृत्य ने भी मन मोह लिया। वहीं दूसरी तरफ अन्वेषा पांडे, अदिति चटर्जी, अंकिता भट्टाचार्य और मधुमिता मिश्रा ने कथक उमंग के माध्यम से श्रोताओं की वाहवाही लूटी। स्विट्जरलैंड से पधारी फनी मार्के उर्फ मीरा का नृत्य और बनारस के युवा नर्तक अमृत मिश्रा का भी नृत्य दर्शकों के दिलों में उतरता गया। अंत में देश के प्रसिद्ध कलाकार विशाल कृष्णा के नृत्य की भाव भंगिमाओं में श्रोता गोते लगाते रहे। अंत में मुंबई से पधारी जयंतीमाला और बनारस के रविशंकर मिश्रा का भाव नृत्य श्रोताओं के सर चढ़कर बोला। सभी कार्यक्रमों में तबले पर राम मिश्रा, आदित्य शंकर मिश्रा, रविशंकर मिश्रा, आनंद मिश्रा, गायन में गौरव मिश्र, सागर मिश्र तथा सारंगी पर ओम सहाय और बोल पड़ंत में कंचन मिश्र ने सहयोग किया। इस अवसर पर सभागार में बड़ी संख्या में संगीत रसिक जन उपस्थित थे। पंडित नागेश्वर प्रसाद मिश्र म्यूजिक रिसर्च अकादमी के द्वारा जो है हमारी गुरु स्वर्गीय श्रीमती अलकनंदा देवी जी, जो श्रीमती सितारा देवी जी बड़ी बहन थी, उनका जो है मेमोरी में हम लोगों ने डेडिकेट किया है ये नृत्य का कार्यक्रम उत्साह के रूप में। जो हमारे बच्चे अकादमी के ये हैं, कुछ हमारे बनारस के बहुत अच्छे कलाकार, जिसमें श्री विशाल कृष्णा जी का आपने नृत्य देखा, उसके पहले जो है आपने हमारे सुश्री श्रेयांशी मिश्रा जी का नृत्य आपने देखा है, और बहुत से हमारे अकादमी के बच्चे हैं जो अच्छा अभी आपने नृत्य किया है, बस गुरु जी को समर्पित है। और ये ऐसा रहता है कि हमारे जो गुरु जी की इच्छा थी कि जो बनारस की घराने की नृत्य शैली है वो ऐसे ही हो, तो कोशिश है। हिंदू जनजागृति समिति द्वारा भारत और नेपाल में लोकतांत्रिक मार्ग से हिंदू राष्ट्र का आंदोलन प्रखर बनाने के लिए आयोजित 2 दिवसीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का समापन हुआ।
भारत और नेपाल में लोकतांत्रिक मार्ग से हिंदू राष्ट्र का आंदोलन प्रखर बनाने हेतु आशापुर के तनिष्क सभागृह में आयोजित 2 दिवसीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का समापन हुआ। 2 दिवसीय अधिवेशन के संदर्भ में सोमवार को मीडिया से वार्ता करते हुए सदगुरु नीलेश सिंहबाल ने बताया कि अधिवेशन में सहभागी हिंदुत्व निष्ठों ने समान सूत्री योजना के अंतर्गत जिला स्तर पर हलाल प्रीति विरोधी समिति की स्थापना करना, हिंदू राष्ट्र जागृति सभाओं का आयोजन करना, नियमित हिंदू राष्ट्र जागृति आंदोलन के माध्यम से हिंदू धर्म पर होने वाले अन्याय का प्रतिकार करना निश्चित किया। अधिवेशन में नेपाल से संगीता शास्त्री, अर्जुन प्रसाद बस्तौला, धर्मगुरु व्यासाचार्य किशोर कुमार गौतम, विश्व ज्योतिष महासंघ में अध्यक्ष लोकराज पौंडेल, अमेरिका से मां राजलक्ष्मी, हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले, बिहार से आचार्य अशोक कुमार मिश्र आदि संत एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे। अधिवेशन में उपस्थित अधिवक्ताओं ने हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं को सामान्य कानून का प्रशिक्षण, सूचना के अधिकार का उपयोग तथा भ्रष्टाचार निवारण कानून का उपयोग कैसे करें, इस विषय में प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। हिंदुत्व के प्रत्येक कार्यकर्ता को भ्रष्टाचार निर्मूलन कार्यकर्ता बनाने के दृष्टिकोण से इस अधिवेशन में जागरण किया गया। अधिवेशन में प्रयागराज तथा वाराणसी में स्वतंत्र अधिवक्ता अधिवेशन करने का निर्णय हुआ है। में लगभग 22 राज्यों में इस प्रकार के अधिवेशनों का आयोजन हुआ है और इन अधिवेशनों में मुख्य रूप से अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करके लोकतांत्रिक मार्ग से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ये जो अधिवेशन हुआ वाराणसी में, इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और उड़ीसा से, साथ ही नेपाल और अमेरिका से भी कुछ प्रतिनिधि सम्मिलित थे। लगभग 100 संगठनों के 200 प्रतिनिधि इस अधिवेशन में सम्मिलित हुए और गंभीर मुद्दों पर वहाँ पर चर्चा हुई, परिसंवाद हुए और भारत को और नेपाल को 3 मार्गों से, जैसे अपने आंदोलन का मार्ग उपयोग करके आंदोलन है, संवैधानिक मार्ग से आंदोलन करना, संसद तक अपनी आवाज़ पहुँचाना और कानूनी मार्ग से, कानूनी संघर्ष से भारत को और नेपाल को हिंदू राष्ट्र घोषित करने के लिए यहाँ पर निश्चय किया गया। राइजिंग बर्ड केयर एकेडमी में बाल दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। राइजिंग बर्ड केयर एकेडमी चंदन नगर करौंदी में बाल दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भाजपा के जिलाध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा के द्वारा संगीत कक्ष का शुभारंभ किया गया। साथ ही उन्होंने मां सरस्वती का माल्यार्पण करके दीप प्रज्वलित किया, जिसमें बच्चों ने कुछ रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। साथ ही बच्चों ने नॉन थर्मल कुकिंग का कार्यक्रम भी दिया। कार्यक्रम के अंत में निदेशक राकेश विश्वकर्मा ने मुख्य अतिथि व बच्चों को धन्यवाद ज्ञापित किया। बाल दिवस हमारे राइजिंग बर्ड केयर एकेडमी में की अवसर पे बच्चों ने अपने प्रतिभा का प्रदर्शन किया। तरह तरह के गेम जिसमें कराटे, कुश्ती, कबड्डी एवं डिश बनाया। इस अवसर पे स्कूल ने बच्चों के लिए प्रोत्साहन के लिए म्यूजिक क्लास का शुभारंभ कराया, जिसका भारतीय जनता पार्टी के माननीय हंसराज विश्वकर्मा जिलाध्यक्ष वाराणसी के कर कमलों द्वारा प्रारंभ कराया गया। बच्चों को तरह तरह के गीत संगीत, डांस, तबला, गिटार, अन्य तरह के प्रतिभा का जिसमें बच्चे दिखा पाए, उनका पूरा ध्यान दिया गया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का यह संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझको दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।